जय हिंद। जो आप कक्षा 10 में और 2023 में विज्ञान का पेपर दोगे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास है। आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये आप लोगों ने जो नहीं तैयार किए तो कुछ भी नहीं आप लोगों को तैयार है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो यहाँ पर 15 क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में 100% यही पूछे जाएंगे, तो आप लोग एग्जाम से पहले ज़रूर ही तैयार करके जाना। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग अच्छी तरीके से ज़रूर ही तैयार कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कौन सा है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। और ये एनसीईआरटी सारे क्वेश्चन हैं, और आपको बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी जितने क्वेश्चन आपको तैयार हो सके उतने ही आपको एनसीईआरटी ही तैयार करना है। और आपके बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ लोहे की जो वस्तुएं होती हैं इनमें हम पेंट क्यों करते हैं। देखो इसका उत्तर क्या है, लोहे की वस्तुओं पर पेंट करने के से उसकी अभिक्रिया वायु से उपस्थित नमी व ऑक्सीजन से नहीं हो पाती है तथा वह जंग लगने से बच जाते हैं। देखो इसलिए हम जो लोहे की वस्तुएं होती हैं इसलिए हम लोग पेंट करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, देखो जब उसमें देखो ऑक्सीजन नहीं जाएगी, वायु और ऑक्सीजन नहीं जाएगी, तब उसमें अभिक्रिया नहीं होगी और उससे क्या होगा, जंग नहीं लगेगी। इसलिए उसको क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है। तो और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छी तरीके से इसको भी तैयार कर लेना। क्या है, लोहे की जो वस्तुएं होती हैं, लोहे की वस्तुओं पर पेंट करने की उसकी अभिक्रिया वायु में उपस्थित नमी व ऑक्सीजन से नहीं हो पाती है तथा वह जंग लगने से बच जाते हैं। तो आप लोग ये जरूर ही तैयार करके जाना। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, निम्नलिखित को पूर्ण एवं संतुलित कीजिए। ये दो अभिक्रियाएं हैं, ये आपको क्या करना है, रिएक्शन करना है, इनको पूर्ण करना है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछी जाती है। तो यहाँ पर पहला कौन सा है, सोडियम क्लोराइड और NH3 प्लस H2O प्लस, उसके बाद में यहाँ पर CO2 क्या करना है, इसको पूर्ण करना है। आपको इसको अभिक्रिया है, इसको पूर्ण करना है। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं अभिकारक, उसके बाद में अभिकारक, और इसको बोलते हैं जो अभी निकल कर आएगा उसको बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। तो आपको उत्पाद निकालना है। क्या है, यहाँ पर NaCl है प्लस NH3 है प्लस यहाँ पर H2O है और यहाँ पर CO2 है। तो जब इसको यहाँ पर क्या करोगे, जब इसकी यहाँ पर अभिक्रिया करोगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, देखो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, क्या बन रहा है यहाँ पर, देखो N, उसके बाद में A, और क्या बन रहा है H, CO3 बन रहा है। उसके बाद में यहाँ पर क्या बन रहा है, NH, और यहाँ पर 4 और Cl बन रहा है। क्या बन रहा है, NH, यहाँ पर सॉरी H हो गया और 4 Cl बन रहा है। और इसको देखो संतुलित कैसे करना है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो यहाँ पर अभिकारक हैं इनको सबसे पहले अलग लिखना है। यहाँ पर देखिए सोडियम जो है 1 है, जो Na है ये क्या है, 1 है। उसके बाद में यहाँ पर क्लोराइड भी 1 है, यहाँ पर क्लोराइड आपको लिखना है, ये भी 1 है। उसके बाद में यहाँ पर क्या, नाइट्रोजन भी 1 है। क्या है, नाइट्रोजन भी यहाँ पर 1 है। उसके बाद में यहाँ पर जो यहाँ पर हाइड्रोजन है ये कितने हैं, 3 यहाँ पर हैं और 2 यहाँ पर हैं, तो ये 5 हैं। कितने हैं, 5 हैं। उसके बाद में ये कितने, 5 हैं। उसके बाद में यहाँ पर और क्या बचा, यहाँ पर जो यहाँ पर ऑक्सीजन है ये 3 है, 1 ये हो गया और 2 ये हैं। ये कितने हैं यहाँ पर, तो ये 3 हो गए। उसके बाद में कार्बन 1 है। क्या है, कार्बन यहाँ पर 1 है। अब आपको क्या करना है, इस तरफ देखना है और ऐसे ही आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर जो सोडियम है 1 इधर भी है, ये तो हो गया, चलो ये हो गया। उसके बाद में 1 हो गया। उसके बाद में क्या है, यहाँ पर H सिंगल है। उसके बाद में यहाँ पर ये 4 हैं, तो 5 यहाँ पर भी थी, 5 H और 5 यहाँ पर भी हैं। हाइड्रोजन 5 यहाँ पर भी हैं और इस तरफ भी 5 हैं, क्योंकि 4 यहाँ पर N और H4Cl था। तो यहाँ पर 4 ये हो गई और 5वां ये, यहाँ पर 5 हो गए। उसके बाद में अब क्या बचता है, यहाँ पर जो C कार्बन 1 था, 1 यहाँ पर भी है। और उसके बाद में O कितने थे, यहाँ पर 3 थे, इसमें 3 देखो यहाँ पर थे, 3 यहाँ पर भी हो गए। उसके बाद में यहाँ पर जो क्लोराइड है, तो यहाँ पर देखो 1 था, इसमें देखो 1 ही है, तो यहाँ पर ये क्लोराइड 1 हो गया। तो ये क्या है, बैलेंस हो गई, ये अभिक्रिया हमारी बैलेंसिंग हो गई। तो यही इसकी हो गई। उसके बाद में अगला है यहाँ पर Ca, उसके बाद में यहाँ पर ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइज प्लस Cl2, इसको क्या करना है, आपको निकालना है। और क्या निकालोगे, इसको देखो बहुत ही सिंपल सा है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, जब इसको हम बनाएंगे कैल्शियम
ऑक्सीक्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर H2O बाहर निकल जाएगा। इसी तरह से आपको क्या करना है, जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताया, इसी तरह से आपको क्या करना है, इसको बैलेंस कर लेना है। तो आप लोग ये ज़रूर ही दोनों तैयार करके जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं दोनों अभिक्रियाएँ। उसके बाद में अगला है यहाँ पर अगला देखिए क्या है, ब्लीचिंग पाउडर चूने से कैसे प्राप्त होता है, समीकरण दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ब्लीचिंग जो पाउडर होता है इसको चूने से कैसे प्राप्त करेंगे, तो चूने का सूत्र कितना होता है, यहाँ पर चूने से आपको प्राप्त करना है तो चूने का सूत्र होता है Ca, उसके बाद में ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस क्या होता है, यही होता है, ये होता है ब्लीचिंग, यहाँ पर बुझा हुआ चूना होता है। आपको क्या प्राप्त करना है, यहाँ पर आपको ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त करना है। उसके बाद में क्लोराइड ले लेते हैं, क्या लेना है आपको, क्लोराइड। उसके बाद में अब आपको क्या करना है, इसकी अभिक्रिया करा देना है। आपको ब्लीचिंग पाउडर लाना है, तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, ये जो है यही ब्लीचिंग पाउडर है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। उसके बाद में और क्या निकल कर आ जाएगा, यही हमारा जो है, यही हमारा निकल कर आ जाएगा, ये वाला जो है यही निकल कर आ जाएगा H2, उसके बाद में O हो जाएगा। यही हमारा है। देखो कितना सरल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। देखो यहाँ पर जो ये बुझे हुए चूने का सूत्र है, उसके बाद में क्लोराइड ये ले लिया गया, उसके बाद में ये आपको ब्लीचिंग पाउडर ये हमारा निकल कर आ गया CaOCl2 और प्लस H2O, बाहर ये पानी निकल कर चला गया। उसके बाद में अगला यहाँ पर जो कॉपर पायराइट का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है, जो कॉपर पायराइट होता है इसका सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है, तो ये फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि जो कॉपर पायराइड का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है, तो फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। और या फिर पूछा जाए अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है, तब भी ये फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। तो समझ में आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिए और इनको याद भी कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो आप लोग देख लेना एग्ज़ाम से पहले अच्छी तरीके से, भले ही ये 2 बार में देखना, लेकिन आप लोग अच्छी तरीके से ये वीडियो कंप्लीट जरूर ही देखना। आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 10 तत्वों में कौन सी धातुएं हैं, जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें जो पहले 10 तत्व हैं इनमें क्या है बता रहा है, सारणी में पहले 10 तत्वों में कौन सी धातुएं हैं, आपको धातुएं बताना, अधातुएं नहीं। ये जो धातुएं हैं, धातुएं आपको बताना है कौन कौन सी हैं। तो देखो यहाँ पर 3 ही हैं, क्या है यहाँ पर 3 है, देखो लिथियम है, उसके बाद में यही धातु है, उसके बाद में यहाँ पर बेरिलियम है, क्या है बेरिलियम, उसके बाद में एक और है बोरान है, क्या है Vr है। ये 3 क्या है, ये 3 धातुएं हैं आधुनिक आवर्त सारणी में, जो पहले 10 तत्वों में ये 3 ही धातुएं, लिथियम, बेरिलियम और यहाँ पर बोरान, ये 3 धातुएं हैं। समझ में आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। उसके बाद में यहाँ पर अगला है क्या है, जो ATP और उसके बाद में एंड ADP का फुल फॉर्म बताना है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। जो ATP का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, एडिनो, उसके बाद में साइड ट्राईफॉस्फेट, क्या होता है, ट्राईफॉस्फेट। उसके बाद में और उसके बाद में ADP का क्या होता है, तो इसका होता है, ये भी हो जाएगा, इसको भी एडिनो। उसके बाद में ड्राई, क्या है यहाँ पर ट्राई था और ये ड्राई हो जाएगा, फास्फेट हो जाएगा। आप लोग ये जरूर ही तैयार कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ATP और ADP का फुल फॉर्म एडिनोसाइड ट्राईफॉस्फेट, उसके बाद में यहाँ पर एडिनो, यहाँ पर ड्राई फास्फेट। ये आप लोग ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% ये पूछे जाएंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 7 सेट होते हैं, तो कम से कम ये 4-5 सेटों में पूछा जाता है। तो पता नहीं आपके ही सेट में आ जाए, तो आप लोग ये ज़रूर ही तैयार करके ही जाना। उसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत ही मेहनत करके ये सारे क्वेश्चन लिखे हैं, तो आप लोग अच्छी तरीके से वीडियो को देखना। अगला है यहाँ पर द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है, जो द्विखंडन होता है ये बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। देखो द्विखंडन क्या होता है, इस विधि द्वारा एक कोश की जो जीव होते हैं 2 भागों में विभक्त हो जाते हैं और प्रत्येक भाग एक नए जीव में विकसित हो जाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं,
द्विखंडन कहते हैं। फिर से देख लेते हैं। देखो यह एक ऐसी विधि है जिसमें एक कोशिकीय जीव होते हैं जो दो भागों में क्या होते हैं, विभक्त होते हैं। द्विखंडन है तो दो भागों में क्या होंगे, विभक्त होंगे। उसके बाद में और ये क्या करेंगे, प्रत्येक भाग नए जीव में विकसित हो जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, द्विखंडन। उसके बाद में यहाँ पर पूछा गया है बहुखंडन। बहुखंडन किसको कहते हैं, देखो इस विधि में एक कोशिकीय जीव अनेक भागों में क्या हो जाते हैं, विभक्त होते हैं और तथा प्रत्येक भाग एक नए जीव में विकसित हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर मलेरिया परजीवी, ये क्या है, बहुखंडन जीव हैं। क्या है, ये बहुखंडन है। उसके बाद में यहाँ पर द्विखंडन, इसमें दो होते हैं, दो भागों में विभक्त होते हैं। और बहुखंडन में अनेक होते हैं, मतलब कोई जीव पता नहीं कितने हो सकते हैं, अनेकों, लाख हो सकते हैं, हजार हो सकते हैं, 10,000 या 5 हो सकते हैं, मतलब 2 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो समझ में आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या पूछा जाए, इसमें अंतर भी पूछ लिया जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग ये ज़रूर ही तैयार करके जाना। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन है, और ये भी आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। क्या है, आनुवंशिकता के जन्मदाता कौन है, जो आनुवंशिकता है इसके जन्मदाता कौन है, आपको ये भी बताना है। जो आप लोग मालूम हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, या फिर आप लोग ये अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए और तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर इनका नाम है, जो आनुवंशिकता के जन्मदाता कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। कौन, इनका पूरा नाम है, मेंडल खाली भी कह सकते हैं, मेंडल भी लिख सकते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम है ग्रेगर, क्या नाम है, ग्रेगर जॉन मेंडल, ये इनका पूरा नाम है। ये आप लोग आनुवंशिकता के जन्मदाता माने जाते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। उसके बाद में अगला यहाँ पर डीएनए और आरएनए में अंतर, ये आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। मैं आप लोगों को इस पर वीडियो बना दिया है, तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से चेक कर लीजिए। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 4 या 2 नंबर का पूछा जाएगा अलग से, तो आप लोग ये ज़रूर ही तैयार करके जाना। मैंने वीडियो बना दिया है, तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ये वीडियो देखने के बाद देख लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है डीएनए और आरएनए में अंतर, और इसकी फुल फॉर्म भी आप लोग याद कर लेना। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है डीएनए को, और उसके बाद में राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है इसको, आरएनए को। समझ में आया, ये आप लोग फुल फॉर्म याद कर लेना, और इसमें अंतर भी आप लोग तैयार कर लेना। यह आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला यहाँ पर निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है, जो निर्वात होता है इसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, तो इसकी जो प्रकाश की चाल होती है निर्वात में 3 गुणे यहाँ पर 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड क्या होती है, मीटर प्रति सेकेंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये भी तैयार कर लेना। निर्वात में प्रकाश की चाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, तो आप लोग ये ज़रूर ही तैयार करके जाना। उसके बाद में अगला है यहाँ पर गोलीय दर्पण में उनकी फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध है। क्या बता रहा है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा यहाँ पर वक्रता त्रिज्या में संबंध। देखो गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, जो गोलीय दर्पण होता है। और उसके बाद में क्या बता रहा है, यहाँ पर वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध क्या है, और वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं, इसकी जो यहाँ पर गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये आधी होती है, इसको आधा कहते हैं, यही क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये आधी होती है फोकस दूरी की गोलीय दर्पण की, समझ में आया। और उसके बाद में इसका सूत्र होता है, यहाँ पर क्या होता है, सूत्र होता है यहाँ पर F बराबर R/2 होता है, ये इसका सूत्र होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फोकस दूरी बराबर यहाँ पर R/2, यही इसका सूत्र होता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। उसके बाद में अगला यहाँ पर चंद्रमा से देखने पर आकाश किस प्रकार का दिखाई देता है, जो चंद्रमा से देखने पर आकाश किस प्रकार दिखाई देता है, तो ये काला दिखाई देता है। किस प्रकार का दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। जब यहाँ पर पृथ्वी से देखते हैं तब देखो यहाँ पर नीला दिखाई देता है, लेकिन जब अंतरिक्ष से देखोगे या फिर चंद्रमा से या मंगल ग्रह से, तो यहाँ वहाँ से ये काला दिखाई देगा, जो आकाश होगा ये काला दिखाई देगा। उसके बाद में अगला यहाँ पर विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये मात्रक आप लोग जरूरी तैयार करके जाना। तो विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम।
क्या होता है, कूलाम होता है। उसके बाद में प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पर ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। और इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, इससे प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद में अगला यहाँ पर किलोवाट घंटा का मात्रक क्या होता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर किलोवाट घंटा का मात्रक क्या हो गया, ऊष्मा। क्या हो गया, ऊष्मा का मात्रक होता है। किलोवाट घंटा का मात्रक क्या होता है, ऊष्मा। समझ में आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, या फिर विद्युत ऊर्जा का भी कह सकते हो। उसके बाद में अगला यहाँ पर ओम के नियम का सूत्र क्या है, तो ओम के नियम का सूत्र है V बराबर I गुणे R होता है। क्या होता है, V बराबर I गुणे R, ये ओम के नियम का सूत्र होता है। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी क्वेश्चन ये पूछ लिए जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला यहाँ पर वेबर किस राशि का मात्रक है, जो वेबर है ये किस राशि का मात्रक है, तो यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। क्या है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स, फ्लक्स का मात्रक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पर वेबर किस राशि का मात्रक है, चुंबकीय फ्लक्स राशि का मात्रक है। उसके बाद में अगला यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट, भूतापीय ऊर्जा क्या है, जो भूतापीय ऊर्जा होती है क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भूमि के नीचे स्थित गर्म स्थानों से प्राप्त ऊष्मा अथवा ऊष्मीय ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा कहलाते हैं। भूतापीय ऊर्जा क्या होती है, जैसे जो धरती के नीचे से जो यहाँ पर या फिर गर्म स्थानों से जो ऊष्मा प्राप्त होती है, जो ऊर्जा प्राप्त होती है या आग प्राप्त होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ऊष्मा प्राप्त होती है उसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर जो धरती के नीचे जहाँ पर गर्म स्थान है वहाँ से जो ऊष्मा प्राप्त होती है, ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, भूतापीय ऊर्जा कहलाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला यहाँ पर कोलीफार्म समूह क्या है, तो ये जीवाणु का समूह है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, कोलीफार्म समूह क्या है, तो ये जीवाणु का है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये 15 क्वेश्चन जरूर ही तैयार करके जाना, एग्जाम से पहले जरूर ही 100% ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखो आपके बोर्ड एग्जाम में 7 सेट होते हैं, तो कम से कम ये 4 सेट में जरूर ही पूछा जाएगा। और ये पता नहीं आपके ही सेट में आ जाए, तो आप लोग ये जरूर ही तैयार करके जाना। 15 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और जो चैनल पर नया, चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना।